अब देखो आगे है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, देखना रेशियो क्या है। डायग्राम देखो, कोई भी है पहले से ये ऐसा, इस वायर को इस एरिया पे फोर्स लगाएंगे अपन mg, लोड लगाएंगे mg। ठीक है, तो वायर एक्सटेंड होगी या पिलर पे रखेंगे तो बिल्डिंग का जैसे एग्जांपल बताया था, तो पिलर क्या होगा, कॉम्प्रेस। तो यहाँ एक्सटेंशन है, कॉम्प्रेस भी हो सकता है, तो याद रखना। तो ये है कैपिटल एल लेंथ और ये स्मॉल एल एक्सटेंशन। डेल्टा एल भी लिख सकते हैं पर अभी एल लिख रहे हैं, पर स्मॉल एल से और एक्चुअल लेंथ कैपिटल एल से डिनोट किया है। तो इसको नाम दिया था अपन ने longitudinal strain. It is defined as the ratio of change in length upon original length, या ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हुआ है अपना कि किसी वायर को इस एरिया पे अगर अपन ने जैसे स्ट्रेच किया है, ये वायर है, इसको यहाँ पे लोड लगा दिया mg, तो ये लोड mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेगा, तो उसमें धागे में क्या डेवलप हुआ, टेंशन, रिस्टोरिंग फोर्स, तो स्ट्रेच किया है। तो अभी स्ट्रेस का काम नहीं है, स्ट्रेन लिया है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ ठीक है, तो ये रखा था, ये ऐसे ही लिखेंगे अभी इधर। अब इसमें एक और चीज चेंज हो रही, बताया था कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी और डायमीटर क्या होगी, डिक्रीज, पतली हो जाएगी। ठीक है, और किसी वायर को अगर कंप्रेस करेंगे, जैसे इस वायर को कंप्रेस किया दोनों तरफ से फोर्स लगा के, तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी बट उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, रेडियस या डायमीटर डिक्रीज होगी। कंप्रेस करेंगे तो डायमीटर इंक्रीज होगी और लेंथ डिक्रीज। ठीक है, तो वो लिया था अपन ने लैटरल स्ट्रेन, and it was defined as the ratio of change in diameter to original diameter, या आप लोग लिख सकते हैं change in radius to original radius, दोनों सेम ही है। देखिए ये दोनों बताए थे। तो जब आप वायर को स्ट्रेच करेंगे तो दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, लेंथ चेंज हो रही और रेडियस भी चेंज हो रही। लेंथ अगर इंक्रीज हो रही होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगी, और लेंथ डिक्रीज हो रही होगी तो डायमीटर क्या होगी, इंक्रीज। ये लगे तो पिछले वीडियो में एक बार फिर से देख लो, ये हुआ है अपना, नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। अब अपन लेंगे पॉइजन्स रेशियो। अब एक ही इसमें दोनों चेंजेस है, तो दोनों का कुछ रिलेशन होना चाहिए। दैट रिलेशन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain. It is defined as the ratio of, ये डेफिनेशन है। देखो इसका कोई यूनिट नहीं है स्ट्रेन का, इस ये भी स्ट्रेन है, इसका भी यूनिट नहीं है, तो सिग्मा आल्सो हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। 0 0 0 डायमेंशंस, नो डायमेंशंस। सिग्मा हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो डेफिनेशन सुनना। अब देखो एक वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो ये भी है, ये भी है, लेंथ भी चेंज हो रही, डायमीटर भी चेंज हो रहा, तो उन दोनों का रिलेशन है पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अरेंज करके यहां लिखेंगे, देखो, so sigma can be written as small d upon capital D into ये L ऊपर capital L upon small, this is the final answer। आप यहाँ पे भी माइनस साइन दे सकते हैं, उससे ये पता चलेगा कि अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो डायमीटर क्या होगी, डिक्रीज, पर अभी फिलहाल नहीं है, तो ये याद रखो। तो ये देखो, ये लैटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये longitudinal strain change in length upon original length। ठीक है, अरेंज किया ऐसा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, चेंज इन रेडियस अपॉन
अपॉन ओरिजिनल रेडियस इनटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल, दोनों भी चलते हैं, ठीक है। याद रखो इसको रिवर्स किया है, कैपिटल L ऊपर और L नीचे, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, देखो। तो दिस इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इन दोनों का रिलेशन बताएगा कि लेंथ जितनी चेंज हो रही तो डायमीटर कितनी चेंज हो रही, तो ये रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये याद रखो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, lateral strain change in diameter upon original diameter, or change in radius upon original radius. So sigma is defined as, Poisson's ratio is defined as, it is the ratio of lateral strain to longitudinal strain, ratio of lateral strain to longitudinal strain. फिर वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे। याद रखो स्ट्रेन का रेशियो है तो इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, तो सिग्मा का भी कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन। नोट डाउन करो, पॉइजन्स रेशियो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही लिखना, पॉइजन्स रेशियो पहले लिख लो लगे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो पहले। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain, और फिर ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ये पॉइजन्स रेशियो हो गया। थोड़ा और देखते हैं उसको, यहाँ तक नोट डाउन करो। तो यहाँ पे जो दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं वायर को स्ट्रेच करते समय, एक लेंथ और एक डायमीटर, ये इन दोनों का रिलेशन लिया है पॉइजन्स रेशियो। लाइन वगैरह में आया तो याद रखना, ये बिटा रहेगा यहाँ लिख दो। इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रही और डायमीटर क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो अपन ऐसा समझेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अपने को प्रूफ नहीं करना है, बट याद रखना इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ सिग्मा इज वी कैन से 0.5 या बोल सकते 1/2, एक ही बात है, 0.5 या 1/2, तो ये वैल्यू याद रखना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइडियल केस दे रहे हैं कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ बढ़ी डायमीटर कम हुई पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू रहेगी 0.5, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0, तो 0 हटा ही देते, 0 ही रहेगी। ये याद रखो, सिग्मा इज ऑलवेज लेस देन 0.5, इक्वल तभी रहेगा जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, अदरवाइज सिग्मा इज ऑलवेज लेस देन 0.5, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, बट 0.5 तभी रहेंगी जब कहीं लिखा हो समझो वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो सिग्मा की वैल्यू रहेंगी लेस देन 0.5, इट विल बी लेस देन 0.5, तो ये वैल्यू याद रखना। फिल इन द ब्लैंक में याद रखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो इट इज लेस देन 0.5, ये याद रखना, तो लेस देन 0.5, तो ये पॉइजन्स रेशियो अपना हो गया था। फिर से याद रखना वैल्यू, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू 0.5 या 1/2, अदरवाइज इट इज ऑलवेज लेस देन 0.5, इट इज ऑलवेज लेस देन 0.5, 0.2, 0.3, 0.4 जो भी रहेंगी पर लेस देन 0.5 रहेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वैल्यू आएगी 0.5। देखो अब आगे हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी हम क्या लेंगे, एक वायर लेंगे, ये वायर है सपोज, मेटल वायर, स्टील वायर है सपोज, अब उसको अपन लोड लगाएंगे, पहले समझो 1 kg लगाया, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो गिन लेंगे, यानी ये हमने नोट किया स्ट्रेस, और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वायर की लेंथ वो प्रोड्यूस हो गया स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस गिनेंगे स्ट्रेन गिनेंगे, फिर और एक 1 kg लगाएंगे, फिर स्ट्रेस गिनेंगे फिर स्ट्रेन गिनेंगे, स्ट्रेस गिनेंगे, फोर्स
mg अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर और स्ट्रेन गिनेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। फिर और एक 1 kg लगेंगे, फिर और एक 1 kg लगेंगे। तो पतली स्टील की वायर है तो 1 kg बैलेंस कर लेंगे, 2 kg बैलेंस कर लेंगे, 3 kg बैलेंस कर लेंगे। तुम बोलेंगे पतली सी वायर है 100 kg बैलेंस कर लेंगे, नहीं, तो उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। अगर इलास्टिक लिमिट के आगे आप गए, पहले पता है इलास्टिक लिमिट, तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। उसके आगे अगर तुमने फोर्स लगाए तो एक्सटेंड होती जाएंगी और एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां फ्रैक्चर तैयार होगा। फ्रैक्चर मतलब ये वायर है समझो, एक कहीं तो भी नेक तैयार हो जाएगी ऐसी गैप और वहां से वो वायर टूट जाएगी। तुम बोलेंगे पतली सी वायर है 100 kg लगा देंगे, नहीं चलेगा। उसकी मटेरियल स्ट्रेंथ के हिसाब से 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 7 8 तक बैलेंस कर लेंगे, मे बी 9 10 kg और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वायर की मटेरियल स्ट्रेंथ गई। अब उसमें शुरू हो जाएगा प्लास्टिक फ्लो। इलास्टिक बॉडी में प्लास्टिक फ्लो अब आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। तो वही स्टडी करना है। अपन एक वायर लेंगे और उसको इंक्रीजिंग लोड लगाएंगे और वो कैसे बिहेव करेगी वही अपने को स्टडी करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वही अपने को स्टडी करना है। बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। अपन इंक्रीजिंग लोड में उस वायर का बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो वायर ब्रेक होने तक अपन उसको लोड लगाते जाएंगे। उससे पहले प्लास्टिक फ्लो देखो एक बार। प्लास्टिक फ्लो क्या होता है? आटा, सबके यहाँ खाना बनता ही होगा तो आटा लगाते ना, तो एक दिन क्या करना, थोड़ा सा आटा ले लेना और उसका एक ऐसा मोटा थोड़ा सा सिलेंडर बनाना। सिलेंडर ये बना लिया आपने वैसा सिलेंडर, ठीक है, उसका, और उसको ऐसा सीधा होल्ड करो। अब इसमें अपन कोई फोर्स नहीं लगा रहे पर इसका खुद का वजन है, तो अपन खाली होल्ड कर लो उसको वर्टिकल, वो अपने आप नीचे 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 जाता रहेगा। इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे पुट्टी में देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, पर घर में अगर कंस्ट्रक्शन हुआ होगा पुट्टी देखी होगी व्हाइट कलर की जो क्रैक्स में भरते मैंने बताया था, उसको खोलते हैं ऐसा, ठीक है, उसको थोड़ा टाइट बनाते हैं और खोलते समय देखो अगर हाथ ऐसे ऊपर करेंगे तो उसके स्ट्रैंड्स नीचे गिरते हुए दिखेंगे अपने को, एक लाइन ऐसी। अपन खींच रहे क्या नहीं, फिर भी वो धागे जैसे लाइंस नीचे गिरते जाएंगे और एक पॉइंट पे आके टूट जाएंगे। दैट फ्लो इज कॉल्ड प्लास्टिक फ्लो। यानी अपन फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी वो एक्सटेंड होते जा रहा है और एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएंगे। तो इलास्टिक लिमिट के आगे वायर में भी क्या शुरू हो जाएगा? प्लास्टिक फ्लो। उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने दूर चले गए कि अब वो इलास्टिक फोर्स नहीं रहेगा, उसमें प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये करके देख सकते हैं आप लोग। आटा थोड़ा पतला है या पुट्टी का बेस्ट एग्जांपल है, उसको घोलते, ठीक है, पानी डालते फिर घोलते, पानी डालते फिर घोलते, उसको टाइट बनाते हैं। पर समझो पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, आप ऐसे हाथ करके देखो ऐसे, तो ऐसे स्ट्रैंड्स यहाँ थोड़ा ज्यादा फिर नीचे पतला पतला होते जाएगा, तो वो धागा जैसा लंबा लंबा नीचे गिरते जाएगा। कभी मे भी शायद आपने नोटिस किया हो, और एक जगह आएगा जहां से वो ब्रेक हो जाएगा, अपने आप वो फ्लो होता रहेगा। बेसन घोले समझो पानी में और उसको ऐसे ऊपर करके देखो, तो बेसन अपने आप नीचे आएगा और एक धागे जैसा बन जाएगा और कहीं तो भी एक जगह जाके वो ब्रेक हो जाएगा। तो दैट फ्लो इज कॉल्ड प्लास्टिक फ्लो। वही फ्लो क्या है? प्लास्टिक फ्लो। तो याद रखो, आटे का भी अगर ऐसा सिलेंडर बनाएंगे और उसको ऐसा होल्ड करेंगे तो वो अपने आप नीचे 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 मूव होगा और ब्रेक हो जाएगा। अपन उसको स्ट्रेस नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी वो एक्सटेंड होगा एंड इट विल ब्रेक। दिस फ्लो इज कॉल्ड प्लास्टिक फ्लो। तो वही फ्लो आगे शुरू होगा। ये स्ट्रेंथ वाला जो बताया ना पुट्टी का, वो अगर देखना, या आटे में थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया अपन ने और उसको हाथ ऐसे ऊपर करके देखो, जैसे बेसन का एग्जांपल बताया, हाथ ऊपर करके देखो तो हाथ से स्ट्रैंड लटकेगा एक बहुत सारे ऐसे, तो स्ट्रैंड्स अपने आप नीचे 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 जाते रहेंगे और एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएंगे। तो वो करके देखना, दैट फ्लो इज कॉल्ड प्लास्टिक फ्लो। तो अपन क्या करने वाले, स्टील वायर लेंगे, उसको इंक्रीजिंग लोड लगाएंगे, यानी क्या लगा रहे हैं? स्ट्रेस, और उसका एक्सटेंशन गिनेंगे, मतलब क्या गिनेंगे? स्ट्रेन, और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वही ग्राफ देखना है अपने को कि ब्रेक होने तक वायर का बिहेवियर कैसा रहेगा। दैट विल इंडिकेट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो वो कौन बताएगा अपने को? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अपन स्टडी करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो
तो अगर ऐसा आया एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, तो यही लिखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, ठीक है। तो प्लॉट कर रहे ग्राफ, ध्यान देना, ये ऐसे, तो यहां इस एक्सिस पे लेंगे अपन स्ट्रेस और इस एक्सिस पे लेंगे स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस है और उल्टा नहीं करना, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है अपन ने स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेस। एक्स एक्सिस पे लिया है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे लिया है अपन ने स्ट्रेस। अब अपन एक वायर लेंगे, उसको इंक्रीजिंग लोड लगाएंगे, बट सबसे पहले जब इनिशियली लोड लगाना शुरू किया तो ओबे हुआ कौन सा लॉ, हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट अगर है अपन बताया थे, इलास्टिक लिमिट में है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये पहला पॉइंट है अपने ग्राफ का। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A। सो OA ऐसे लिखना, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ, यानी अपन ने थोड़ा ही वेट लगाया। मैंने पहले बताया था अगर स्प्रिंग लिया उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और छोड़ दो तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया आपने उसकी, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन थी मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म। अगर उसके अंदर है तो हुक्स लॉ ओबे होगा, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना ग्राफ में, देखो सबसे शुरुआत में ऐसे लिखना कि हेडिंग डाले स्ट्रेस स्ट्रेन का, बाद में ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कंप्लीट होने का धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे उसको। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेस, ऐसा मेंशन करना, ठीक है। एक स्ट्रेस को इधर लिखना, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है। नाउ इनिशियल पार्ट, फर्स्ट पॉइंट ना, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ OA is a straight line. Initial part of the graph is straight line OA, ठीक है। ये लिखना, initial part of the graph OA is a straight line. That is Hooke's law is obeyed. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Mention करना है, stress is directly proportional to strain, ठीक है। तो ये Hooke's law हटा रहे हैं, लिखना है आप, एक लोग यहाँ थोड़े और पॉइंट लिखने, इसलिए मिटा देते, ये हटा। नोट डाउन करो पहले इनका, और याद रखो लिखने क्या है, पहले हेडिंग डाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, फिर ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पूरा होने के बाद वो ड्रॉ करना। वी आर गोइंग टू स्टडी बिहेवियर ऑफ वायर, ऐसे लिखना, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। वी आर गोइंग टू अप्लाई इंक्रीजिंग लोड एंड वी आर गोइंग टू मेजर द स्ट्रेन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। वी प्लॉट द ग्राफ, एक्स एक्सिस क्या है स्ट्रेन, वाई एक्सिस क्या है स्ट्रेस। फिर लिखना फर्स्ट पॉइंट, initial part of the graph OA is a straight line. It indicates that Hooke's law is obeyed, that is stress is directly proportional to strain. देखो, तो यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो समझो जैसे यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना अपन, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, तो यहाँ देखेंगे तो 6 लिखा है सपोज, तो क्या मिला स्ट्रेस। तो ये पॉइंट याद रखो, पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी प्रोपोर्शनैलिटी की वो लिमिट है, ठीक है। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए पे जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी ग्राफ में, अभी हमने नंबर नहीं डाल रहे अपन, पर जब ग्राफ प्लॉट करते तो अपन इधर भी और इधर भी नंबर डालते हैं। तो मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, तो स्ट्रेस हो गया 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो वर्ड्स में लिखना, the stress corresponding to point A is called proportional limit. इतना नोट डाउन करो, फिर आगे। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ मैंने बताया है कि यहाँ से सीधा लेंगे तो जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो क्या बताएंगे अपने को, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये पॉइंट लेके याद रखो, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना एक बार नोट डाउन करो।
थ्योरेटिकल है बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। ठीक है, फिर से सुनना, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, इनिशियल part of the graph is a straight line. It indicates that Hooke's law is obeyed. That is, stress is directly proportional to strain. The stress corresponding to point A is called proportional limit. ठीक है, उसके आगे अगर अपन ने स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ाया तो ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। यहां पे अपन पॉइंट लेंगे B, ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है समझो। उसके आगे अगर आपने और थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, मतलब अपन ने एक 1 kg लगाया, 2 kg लगाया, 3 kg लगाया, अपन इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गए। 3 kg से आगे, सॉरी इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट पे पहुंच गए। अब उसके आगे थोड़ा सा वेट लगाया तो अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो कर्व करना, थोड़ा सा कर्व हो गया। इट इंडिकेट्स दैट कि अब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं रहा। डायरेक्ट वेरिएशन तब तक था जब तक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं रहा। तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट, अब यहां से अगर ए हटा देते हैं, यहां से अगर परपेंडिकुलर डाले तो जैसे ये 6 था, समझो ये है 6.2, तो इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट आ गया, यानी अब इससे आगे अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो OB, ग्राफ का ये जो पार्ट है OB, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर B पॉइंट तक जाके भी आपने लोड हटा दिया तो बॉडी विल रीगेन या वायर विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब इसके आगे अगर आप बढ़ गए तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखो ये 6 था तो उससे थोड़ा सा आगे गए हैं, 6.2 हो गया सपोज, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब अपन पहुंच गए इलास्टिक लिमिट में। द स्ट्रेस corresponding to point B represent elastic limit, that is beyond which the body will be permanently deformed. तो OB कर्व, ये भी लिखना, मेंशन करना, इन द कर्व OB इफ वी रिमूव, ये यहां से यहां तक जाने में अगर अपन ने लोड हटा दी, मान लो मैंने 3 लगाए थे, 1 2 3 और मैं यहां तक पहुंच गया, अब मैंने सारे लोड हटा दिए तो वायर ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। स्ट्रेच हुई थी ना, तो आप तीनों लोड हटा दो, वापस ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। कौन से पॉइंट तक? B पॉइंट। तो ये नोट डाउन करो, 2 पॉइंट हो गए, वापस लिख रहे इसको A पॉइंट। ये है अपना A पॉइंट है, फिर से एक बार बताया था, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। तब तक इस सबके बारे में चला जाएगा। अब देखो आगे चलते, फिर से जाने अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी कर रहे हैं, यानी स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। एक वायर लेंगे और उसको इंक्रीजिंग लोड लगाएंगे जब तक वो वायर ब्रेक नहीं हो जाती। पहले अपन ने कम लोड लगाया है तो इनिशियल, तो ये भी मेंशन करना, पहले एक्स एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे क्या लिया है स्ट्रेस। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ, यानी लोड कम है, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ OA is a straight line, ये स्ट्रेट लाइन है। It indicates that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. That is Hooke's law is obeyed. Now, if we increase, अच्छा A point, the stress corresponding to point A is called proportional limit. Proportionality है ना, इसलिए उसको proportional limit बोलते हैं। If we increase the stress further, stress आगे increase किया तो अब ग्राफ कर्व हो गया, means डायरेक्ट वेरिएशन खत्म। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट वेरिएशन खत्म। अब B पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। यहां तक O से लेके D तक कहीं पे भी अगर आपने बीच में लोड रिमूव कर दिया तो बॉडी और वी कैन से वायर विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आफ्टर पॉइंट B अगर आपने और स्ट्रेस बढ़ाया तो बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इस पॉइंट को बोल रहे हैं, यहां पे जो बताया था ना, आगे आगे लाइन लेंगे तो यहां जो स्ट्रेस मिलेगा वो मिलेगा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो। या फिर एक और नाम आप लिख सकते हो उसका, इट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट एंड इट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। देखो आगे चलते हैं। अब अगर आपने और ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज
किया, सपोज यहां पहुंच गए सी पॉइंट पे, तो देखो यहां जैसे ये यहां था 6, बी पॉइंट था 6.2 सपोज, अब और आगे चले गए, मान लो हो गया 6.3, यानी आपने 6.2 इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया। अब मान लो आपने सोचा कि अब लोड निकाल लेते हैं, पर बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है, यानी आपने अगर वायर लिया था 100 सेंटीमीटर की, तो अब वो 100 सेंटीमीटर की नहीं है, मे बी 101 सेंटीमीटर। ये जस्ट अपन एग्जांपल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने बी पॉइंट क्रॉस कर लिया, उसकी इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर लिया, स्ट्रेस और ज्यादा लगा दिया। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द बॉडी विल बी परमानेंटली डिफॉर्म। आप उससे आगे चले गए, आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। पहले थी 100 सेंटीमीटर की, अब आपने सारे लोड हटा दिया, कितने सेंटीमीटर की हो गई? 101 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्ट्रेन उसमें अब परमानेंट आ गया। तो अब अगर आप लोड यहां से रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट है, समझो ई, ये 1 सेंटीमीटर है, ये स्ट्रेन वो उतना फिक्स हो गया। देखो पहले 100 था, अब 101। अब सी पॉइंट पे आके समझो आपने लोड रिमूव कर दिए सारे, तो वायर पहले 100 सेंटीमीटर की थी, अब कितने सेंटीमीटर की हो गई? सपोज 101 सेंटीमीटर की, यानी 1 सेंटीमीटर स्ट्रेन उसमें परमानेंट आ गया, ये स्ट्रेन उसमें परमानेंट आ गया। अब अपन लोड हटा लेंगे तो अपने को स्ट्रेन 0 मिलेगा क्या? नहीं। कितना मिलेगा? यहां पे मिलेगा। स्ट्रेन कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर फिक्स बिना लोड के। अब आपने लोड हटा लिया तो भी 1 सेंटीमीटर स्ट्रेन है। स्ट्रेन है 1 सेंटीमीटर, कैसे बता रहे? वायर की लेंथ पहले थी 100, अब हो गई 101। देखो, तो अब आपने पूरे लोड हटा दिए तो भी वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा ही है, यानी सी पॉइंट पे आगे अगर आपने पूरे लोड हटा दिए तो भी वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है। इतना स्ट्रेन, ये तो जस्ट एग्जांपल है, इतना स्ट्रेन उसमें अब परमानेंट आ गया, फिलहाल परमानेंट उतना स्ट्रेन आ गया। देखो ये अब डिफॉर्मेशन इरिवर्सिबल हो गया, अब आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। 100 सेंटीमीटर की वायर 101 सेंटीमीटर की हो गई, यानी आपने इसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, अगर यहां तक है बी पॉइंट तक, तो 100 सेंटीमीटर की वायर लोड निकालने के बाद भी 100 सेंटीमीटर की ही रहेंगी। पर अब 100 सेंटीमीटर की वायर सपोज 101 सेंटीमीटर की हो गई, मे बी 102 सेंटीमीटर, तो ये स्ट्रेन कितना सेंटीमीटर लिखेंगे? 2 माइनस कर दो, तो उतना परमानेंट आ गया उसमें, तो उसको बोलते हैं OE, परमानेंट सेट। परमानेंट वायर डिफॉर्म हो गई, इट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। देख लो एक बार, तीसरे पॉइंट तक पहुंच गए, तो ये ध्यान रखना। अब इनिशियली लेंथ कितनी है, स्ट्रेन कितना है? 0, यहाँ पे स्ट्रेन 0, स्ट्रेस 0, बट अगर आप यहां आके लोड निकालेंगे तो स्ट्रेस 0 हो गया पर स्ट्रेन 0 नहीं है ई पॉइंट पे, यानी 2 सेंटीमीटर वायर परमानेंटली अब डिफॉर्म हो चुकी है, यानी पहले थी 100, अब नई वायर स्ट्रेच करने के बाद सी पॉइंट तक लोड लगा दिया, आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया है। इलास्टिक लिमिट जैसे ही आप क्रॉस करेंगे वायर परमानेंटली डिफॉर्म होगा, यानी अब पहले स्ट्रेन जैसे बी पॉइंट तक अगर है, तो अगर आपने स्ट्रेस 0 कर दिया तो स्ट्रेन भी कितना हो जाएगा? 0, बट सी पॉइंट पे जाने के बाद आपने लोड 0 कर दिए पर फिर भी स्ट्रेन परमानेंट आ गया उसमें, इट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। अब वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, यानी इतना सेट 2 सेंटीमीटर उसमें रहेगा, अपनी एग्जांपल, ठीक है, इट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। 3 पॉइंट हो गए ABC। देखो तो ये सब लिखना नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल बता रहा है, देख लो यहां पे नोट डाउन करो, पहले 3 पॉइंट हो गए, फिर आगे चलते हैं। तो ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट उसको मेंशन करना है, इलास्टिक लिमिट या ये पॉइंट, और OE परमानेंट सेट आ गया, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया वायर। तो ये ग्राफ आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ पूरा ड्रॉ करना है एक साथ में, पर अभी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी स्टेप वाइज जाना, देख लो यहां पे, फिर आगे चलते हैं। फिर से लिखना, पहले लिखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हेडिंग, पूरा ग्राफ बनेगा, फिर उसके बाद लिखना वी आर गोइंग टू स्टडी
the behavior of wire under increasing load. We are going to apply increasing load, and means we are measuring stress, and we are going to measure extension, that is we are measuring the strain. X axis पे strain, y axis पे stress. First point, initial part of the graph OA is the straight line. It indicates that Hooke's law is obeyed, that is stress is directly proportional to strain. The stress corresponding to point A is called proportional limit. If we increase the stress beyond point A up to B, suppose, it is called elastic limit or yield point. This stress is called elastic limit, beyond which the body will be permanently deformed. The graph is slightly curved. It indicates that direct variation is over. That is, Hooke's law will not be obeyed any further beyond point B. Beyond point B, Hooke's law will not be obeyed. Then the point B, stress corresponding to point B, is called elastic limit or yield point. Now suppose we increase the stress, यानी load लगा दिया extra beyond point C, beyond point B up to suppose C. Elastic limit has been crossed. Elastic limit अपन ने क्रॉस कर लिया. इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई तो वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो गई. यहां से डॉटेड लाइन निकालेंगे. अब स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा. अगर यहां पे आके पूरा लोड हटा दे तो ये पॉइंट पे, अगर ई पॉइंट पे देखेंगे तो स्ट्रेस कोई बोलेगा तो कितना है, जीरो. यहां पे है, पर स्ट्रेन जीरो नहीं है. स्ट्रेन की वैल्यू है OE, जैसे मैंने लिखा था 2 सेंटीमीटर. इट इज कॉल्ड परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन. अब इसके आगे चलते हैं. अब इसके आगे अगर आपने लोड और बढ़ाया तो ऐसा ग्राफ पूरा कंटिन्यू करना पॉइंट बी तक. अब यहां पे शुरू हो गया प्लास्टिक फ्लो, यानी अब जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था, अब वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता. बहुत कम हो गया. अब तुम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, जैसे प्लास्टिक बॉडी में आप थोड़ा भी फोर्स लगाओ तो बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म. तो मैंने इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में यही फर्क बताया था कि इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, और प्लास्टिक बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स निग्लिजिबल है. बट एक लिमिट पॉइंट सी है जो परमानेंट सेट लिखा था मैंने, उसके आगे आप चले गए, बी पॉइंट के आगे चले गए तो अब आपका प्लास्टिक फ्लो शुरू. बी पॉइंट से आगे प्लास्टिक फ्लो शुरू हो गया. अब तुम स्ट्रेस थोड़ा भी लगाएंगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता रहेगा. जैसे मैंने वो आटे का बताया था या टुट्टी का बताया था कि स्ट्रेन अपने आप इंक्रीज होता रहेगा और एक कंडीशन पे आके क्या हो जाएगा, ब्रेक. बस यहां से आगे प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा. ठीक है, प्लास्टिक फ्लो विल बिगिन और वी कैन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल बिगिन. बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो डी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वायर ब्रेक हो जाएगी, यानी फ्रैक्चर हो जाएगी. So it is called, D point पे जो स्ट्रेस है, it is called fracture point. तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया. तो याद रखो B पॉइंट के बाद C तक गए. C तक जाने के बाद की अगर आपने पूरे लोड निकाले, B क्रॉस कर लिया आपने, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई. ये सेट उसमें परमानेंट आ गया. कौन सा सेट परमानेंट आ गया, OE. इट इज कॉल्ड परमानेंट सेट. नाउ B से आगे अगर आप लोड कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, यहां तो आके रुक गए थे और आप कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक फ्लो. इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी गई, अब उसमें शुरू हो जाएगा प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. मींस फॉर स्मॉल स्ट्रेस. अब देखो, अगर आप देखेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट यहां से अगर यहां तक लाएंगे तो इतना सा स्ट्रेस बढ़ा है. ठीक है, जबकि स्ट्रेन देखो ए पॉइंट से यहां तक स्ट्रेस इतना बड़ा है, स्ट्रेन इतना सा बड़ा है. तो फॉर स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली. और कब तक, जब तक वो डी पॉइंट पे फ्रैक्चर नहीं होता. तो धीरे धीरे एक्सटेंशन होते जा रहा है और एक पॉइंट बी पॉइंट पे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट. अच्छा, यहां देखो, यहां अगर ऐसे दो लाइन बनाओ और ऐसे सीधे नीचे ले लो यहां से, तो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, दोनों क्या रहेंगे, सेम, जब तक स्ट्रेट लाइन है. अब यहां स्ट्रेस कितना सा बड़ा है, ए पॉइंट और डी पॉइंट. डी पॉइंट यहां से एक्सटेंड करके यहां लो, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट. स्ट्रेस इतना सा बड़ा है और स्ट्रेन यहां थे, अब यहां से यहां तक, यानी वायर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई. थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, बॉडी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई, मतलब शुरू हो गया प्लास्टिक फ्लो.
प्लास्टिक फ्लो शुरू होने के बाद एक जगह जाके वायर फ्रैक्चर हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएंगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, बी पॉइंट। तो ये ग्राफ है ए बी सी डी, इन तीनों पॉइंट के बारे में लिखना है, ए बी और ये सी पॉइंट का और ये डी पॉइंट, देख लो फिर आगे स्टडी करें। तो याद रखना कहीं आए तो इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट के बाद अगर आपने लोड बढ़ाया तो प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा, कब तक, जब तक वायर फ्रैक्चर नहीं हो जाती, यानी ब्रेक नहीं हो जाती। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तो प्लास्टिक फ्लो बी पॉइंट के बाद शुरू हो जाएगा। अगर बी के बाद थोड़ा लोड लगा के आपने निकाल दिया तो ये स्ट्रेन तो परमानेंट आ गया, पर आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी लोड बढ़ेंगे तो स्ट्रेन अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, जैसे प्लास्टिक बॉडी में होता। तो इलास्टिक बॉडी यहां तक वर्क करेगी, उसके बाद अगर आपने उसको लोड लगाया तो इट विल बिहेव लाइक अ प्लास्टिक बॉडी, यानी उसमें प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा, उसमें भी इंटरनल स्टोरिंग फोर्स खत्म हो, तो प्लास्टिक फ्लो शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जब तक वायर क्या नहीं हो जाती, फ्रैक्चर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। सो दिस इज द ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ हो गया, हेडिंग, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, और ये 4 पॉइंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में, देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं। So this is the behavior of wire under increasing load. अब देखो आगे चलते हैं, इसी ग्राफ से थोड़ा कुछ और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ये हटा लेते हैं। ये ग्राफ पहले देते हैं, अब कुछ सब्सटेंस के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कैंसल्ड पोर्शन देखना, अपन पूरा ही चैप्टर ले रहे हैं, जो अपने काम का है उतना पूरा ही चैप्टर कंप्लीट ही कर रहे हैं अपन, फिर भी कैंसल्ड पोर्शन आप लोगों को भेजा है। अब देखते हैं, सपोज ग्राफ का हो गया पूरा, ग्राफ पूछा बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, अगर ऐसा क्वेश्चन आया या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया तो अभी तक जितना बताया था वो डी पॉइंट तक वो लिखना है। अब जो ले रहे वो अलग है ना, नोट में ऐड कर दो लगे। डक्टाइल सब्सटेंस याद है तुम लोगों को, याद है? डक्टाइल सब्सटेंस क्या है? सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, उसको बीट करके यानी स्ट्रेच करके आप उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल में ये जो रीजन है जिसमें प्लास्टिक फ्लो होता, ये ग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा आएगी, यानी बहुत ज्यादा प्लास्टिक फ्लो होगा फिर जाके ब्रेक होंगे। तो आप उसको स्ट्रेच करते जाओ, यानी आप स्ट्रेच करके उसकी बहुत इतना लेंगे और स्ट्रेच करके इतना बड़ा बना लेंगे, फिर भी ब्रेक नहीं हुआ। अब थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो ब्रेक होगा, यानी बी पॉइंट से डी पॉइंट तक की जो लेंथ है प्लास्टिक फ्लो, दैट रीजन इज वेरी लार्ज। Such materials are called ductile materials. This property allows it to use as a wire. To use them as a wire. Wire stretch करके बना रहे वैसे अपन पतली सी वायर है, extension करते जाएंगे. So that material is called ductile material. And they are also malleable. They can be drawn into sheets, gold, silver, copper, and so on. देखो तो याद रखो ductile material, the material such as copper, they can be drawn into wires. और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका ये जो रीजन है B to D प्लास्टिक फ्लो वाला रीजन, इट इज वेरी वेरी लार्ज है, बहुत दूर जाके वो ब्रेक होंगे। कुछ मटेरियल यहीं ब्रेक हो जाएंगे, यानी ग्राफ यहीं खत्म हो जाएगा, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। और इन मटेरियल्स में क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर रहेगा, यानी बिफोर ब्रेकिंग दे कैन बी इलोंगेटेड टू अ लार्जर लेंथ, बहुत ज्यादा इलोंगेट कर सकते हैं उनको। Such material are called ductile material which has long plastic flow region. Such material are called ductile material. इसीलिए उनकी वायर्स बना सकते खींच के, तो यहाँ तक खींचे, ब्रेक होने के पहले छोड़ दो, तो लेंथ इतनी रहेगी 100 सेंटीमीटर के अपन ने 150 सेंटीमीटर बना लिया, बन गई वायर खत्म, ठीक है। ब्रिटल सब्सटेंस, ब्रिटल सब्सटेंस जैसे सिरेमिक है, ग्लास है, टूटेगी
जैसे अपने गिरा दिए नीचे, गिरते ही टूट जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल में क्या होगा, ग्राफ इतना ही रहेगा और इसके अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही वो ब्रेक हो जाएंगे। ग्लास इज ऑल्सो इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, पर ग्लास में कैसा होगा, इलास्टिक लिमिट तक वो ब्रेक हो जाएंगे। सच मटेरियल आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस व्हिच ब्रेक्स विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के पहले ही वो ब्रेक हो जाएंगे, सच मटेरियल आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस। उसमें प्लास्टिक फ्लो शुरू नहीं होगा, प्लास्टिक फ्लो शुरू होने के पहले यानी इलास्टिक लिमिट के पहले ही वो मटेरियल क्या हो जाएंगे, ब्रेक। सच मटेरियल आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस। मैलिएबल याद है ना, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो डक्टाइल और ये ब्रिटल याद है, देखो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से याद रखना, डक्टाइल मटेरियल में यहां से जो प्लास्टिक फ्लो शुरू हो रहा है बी पॉइंट से डी पॉइंट तक, दिस रीजन इज वेरी लार्ज, सो दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस to make wires. Such materials are called ductile material. Example है copper, gold, silver ductile भी है, malleable भी है, that is they can be drawn into thin sheets. Ductile means they can be drawn into wire, malleable means they can be drawn into sheets. Brittle substance याद रखो, यहां तक ही ग्राफ आएगा यानी इलास्टिक लिमिट के पहले ही वो ब्रेक हो जाएंगे, उसी के पहले उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी वो ग्राफ इतना ही बनाना पड़ेगा आपने को, यहीं पे कहीं तो भी बीच में फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के पहले ही वो फ्रैक्चर हो जाएगा। सच मटेरियल इज कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस। एग्जांपल ग्लास एंड सिरेमिक मटेरियल्स। ये जानते हैं, तो डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, तो ये ग्राफ का काम हो गया, निकाल दो इसको। देखो अब ले रहे रबर के बारे में। पहले भी बताया है कि रबर सबसे बेकार एग्जांपल है इलास्टिक बॉडी का, ठीक है, इलास्टिक बॉडी है, पर अगर स्टील और रबर में कंपैरिजन हुआ तो याद रखना स्टील इज मोर इलास्टिक, इवन ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर। जिस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज मोर इलास्टिक, यानी स्ट्रेस ज्यादा लगा रहा है, फोर्स ज्यादा लगा रहा है डिफॉर्म करने के लिए, दैट इज मोर इलास्टिक। और रबर को फोर्स कम लगाना पड़ेगा, सो इट इज लेस इलास्टिक, याद रखना लेस इलास्टिक। एंड रबर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में का जो इनिशियल ग्राफ है, जैसे आपने बोला था ये स्ट्रेट लाइन, जहां तक हुक्स लॉ ओबे करेगा, बाद में ऐसे बनाया था, पर ये भी उसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। इनिशियल ग्राफ इज आल्सो नॉट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। और ऐसा क्यों वो समझना, जब आप रबर को लगाएंगे स्मॉल फोर्स, स्मॉल स्ट्रेस लगाया समझो अपन ने, स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई किया है, फॉर स्मॉल स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड मतलब स्ट्रेस कम लगाएंगे, फोर्स कम लगाएंगे, बट स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस हो रहा, लार्ज, इसीलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। देखो आप रबर को जब स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। स्मॉल स्ट्रेस, फॉर स्मॉल स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, इसीलिए हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेस आप कम लगा रहे हैं पर इलोंगेशन आपको ज्यादा मिलेगा रबर में। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल के लिए अपन ने इससे पहले ही बताया, देखो ये अपना बी पॉइंट और इसके आगे समझो ये डी फ्रैक्चर पॉइंट, यहां से यहां तक बोला था अपन ने कौन सा फ्लो, प्लास्टिक फ्लो। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये प्लास्टिक फ्लो ज्यादा रहेगा, प्लास्टिक फ्लो वाला रीजन बड़ा रहेगा, यानी इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर पॉइंट तक का जो ग्राफ की लेंथ है वो ज्यादा आएगी, आप उसको ज्यादा वेट लगा सकते हैं और वो ब्रेक नहीं होगा, बहुत देर तक एक्सटेंड होगा। जबकि रबर में इलास्टिक, ये यहां से यहां तक इलास्टिक ग्राफ है समझो, इलास्टिक रीजन बोलेंगे, इसके लिए रबर की ये ज्यादा रहेगा, पर स्ट्रेट लाइन नहीं। ये तो अपने पुराना ग्राफ ले लिया, पर स्ट्रेट लाइन नहीं, उसका ग्राफ कैसा आएगा वो बता दो। पर याद रखो डक्टाइल मटेरियल के लिए प्लास्टिक फ्लो वाला रीजन बड़ा रहेगा, जब उसके लिए इंक्रीजिंग लोड लगाएंगे
तो इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट तक प्लास्टिक फ्लो है, यानी वायर एक्सटेंड होती रहेंगी बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगी, फिर जाके वो ब्रेक होगी। प्लास्टिक फ्लो वाला जो रीजन है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बड़ा रहेगा, बट रबर के लिए ये वाला रीजन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, और ये वाला रीजन उसके लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस कम लगाएंगे, इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, तो ये वाला रीजन इलास्टिक रीजन उसके लिए ज्यादा रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, डक्टाइल मटेरियल के लिए ये रीजन ज्यादा रहेगा, इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट से डी पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट तक, ये रीजन बड़ा रहेगा, प्लास्टिक फ्लो वाला रीजन बड़ा रहेगा। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसीलिए उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं कि आप उनको स्ट्रेच करते रहेंगे वायर बनाने के लिए तो भी वो ब्रेक नहीं होंगे, उनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा तब जाके वो ब्रेक होंगे, इसीलिए उनसे आप वायर बना सकते हैं। रबर के लिए ये जो इलास्टिक रीजन है, यहां से O पॉइंट से B पॉइंट तक, देखो O पॉइंट से B पॉइंट तक यहाँ तक इलास्टिक लिमिट थी ये, तो ये रीजन इसके लिए ज्यादा रहता है रबर के लिए। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, इनको क्या बोलेंगे? इलास्टोमर्स। याद रखो, रबर हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। फॉर स्मॉल स्ट्रेस strain produced is very large, ठीक है। For rubber elastic region is large, they are called elastomers, इनको elastomers बोलेंगे, प्रॉपर्टी को elastomers बोलेंगे। देखो रबर है elastomers, for small stress strain produced is very large, it does not obey Hooke's law, यानी इनिशियल पार्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कैसा आएगा ग्राफ को बताना, पर इनिशियल पार्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा जैसे इसमें। पर याद रखना, डक्टाइल मटेरियल के लिए ये रीजन बहुत बड़ा रहेगा, बी पॉइंट यानी इलास्टिक लिमिट से डी पॉइंट यानी फ्रैक्चर पॉइंट तक इलास्टिक रीजन रबर के लिए बड़ा रहेगा। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ज्यादा स्ट्रेच होगा, पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। पर ये पुराने ग्राफ में समझा दिया कि कौन सा रीजन बोल रहे, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आगे उसका। ये देखो एक बार इलास्टोमर, तो देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। रबर और इसमें क्या डिफरेंस है याद रखना, डक्टाइल मटेरियल में कौन सा रीजन बड़ा है? बी पॉइंट टू डी पॉइंट यानी प्लास्टिक फ्लो वाला रीजन बड़ा रहेगा, और इलास्टिक रीजन वाला रीजन इसके लिए ज्यादा रहेगा रबर के लिए। डक्टाइल मटेरियल हुक्स लॉ ओबे करते हैं इनिशियली, यहां से यहां तक। रबर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, यानी ये ग्राफ जो इनिशियल पार्ट है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। सो दिस रबर इज कॉल्ड इलास्टोमर, ELASTOMERS, इलास्टोमर्स, ठीक है। अब देखो दूसरा रबर है वोल्केनाइज्ड रबर, ये ट्रीटेड रबर है, उसको ट्रीट किया जाता है केमिकली। ये यूज होता है बाइसिकल, अपने टू व्हीलर्स या प्लेन के जो टायर्स है, टायर्स बनाने में जो काम आता है वो है वोल्केनाइज्ड रबर। सादे रबर और ये रबर में क्या फर्क है देखना, हुक्स लॉ तो दोनों भी ओबे नहीं करते, ठीक है। सादे रबर को आप स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे, ये देखो ये रबर है, इसको अपन ने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो जैसे ही आपने स्ट्रेस छोड़ा स्ट्रेन भी कितना हो गया? 0। सादे रबर में स्ट्रेस 0, स्ट्रेन ऑल्सो बिकम्स 0 इमीडिएटली। देखो ये स्ट्रेच किया, स्ट्रेस लगाया, इलोंगेशन हुआ, और ध्यान रखना रबर में आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन ज्यादा होगा, हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, इट इज कॉल्ड इलास्टोमर, ठीक है। स्ट्रेच किया, स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस हटा दिया, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया तुरंत इमीडिएटली। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई लैग नहीं है, देयर इज नो लैग बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बट वोल्केनाइज्ड रबर में क्या होगा, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, जैसे ये रबर को स्ट्रेच किया है, जब वोल्केनाइज्ड रबर को आप स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे, तो जैसे ये कैसा है देखो फास्ट एकदम अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ गया, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने यहां तक स्ट्रेच किया, मैंने फोर्स हटा लिया, धीरे धीरे अपने
ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। मींस स्ट्रेस इमीडिएटली जीरो हो गया, आपने फोर्स हटा दिया, स्ट्रेस जीरो हो गया, बट स्ट्रेन इज नॉट इमीडिएटली जीरो, इट इज स्लोली टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी ओरिजिनल शेप और साइज की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, यानी देयर इज अ लैग बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लैग है, टाइम लैग है। रबर में देखो फिर से आप जैसे ही स्ट्रेच करेंगे और रिलीज करेंगे वो वापस तुरंत अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, सादा रबर। ये है वल्कनाइज्ड रबर, ट्रीटेड रबर। फिर से बता रहा इसकी यूज है टायर बनाने में काम आता है, हर इसके टू व्हीलर के, बाइसिकल के या अपने एरोप्लेन के टायर। जब आप उस वल्कनाइज्ड रबर को स्ट्रेच करेंगे और रिलीज करेंगे तो देखो जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हैं यहां तो ये ओरिजिनल शेप में आ गया फटक से, पर वैसा नहीं वहां नहीं होगा, उसको आप स्ट्रेच करेंगे। देखा होगा आपने कभी कोई ऐसा मटेरियल कि आप स्ट्रेच करो उसको और छोड़ दो, तो आपने स्ट्रेस तो हटा लिया तो स्ट्रेस एकदम से जीरो हो गया, बट स्ट्रेन एकदम से जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। फिर यहां तक स्ट्रेच किया है, फिर वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी स्ट्रेस तभी जीरो हो गया, स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ेगा। यानी आपने ये वल्कनाइज्ड रबर की रॉड लिया सपोज और उसको स्ट्रेच किया यहां, अब आपने स्ट्रेस हटा लिया तो स्ट्रेस एकदम से जीरो हो गया, बट स्ट्रेन अभी है, धीरे धीरे वो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा स्लोली, यानी देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दिस इज वल्कनाइज्ड रबर एंड दिस लैग इज कॉल्ड elastic hysteresis. It is called elastic hysteresis. लैग है दोनों के बीच में। स्ट्रेस सादे रबर में स्ट्रेस जीरो हुआ तो स्ट्रेन फटाक से जीरो हो जाएगा, रबर अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे तुरंत आ जाएगा। देयर इज नो टाइम लैग, नो लैग बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। बट जब आप वल्कनाइज्ड रबर लेंगे और आप उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेस आपने रिमूव कर दिया, बट स्ट्रेन धीरे धीरे रिमूव होगा, धीरे धीरे अपने ओरिजिनल शेप और साइज की तरफ आएगा, यानी स्ट्रेन धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगा। स्ट्रेस एकदम से जीरो हो गया, स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, देयर इज अ टाइम लैग, देयर इज अ टाइम लैग, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। दिस प्रॉपर्टी और दिस लैग इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ये देखिए याद रखना वल्कनाइज्ड रबर और सादे रबर में क्या डिफरेंस है। सादे रबर को जब आप स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेस लगाएगा, स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन जीरो, फटाक से आप बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे। बट वल्कनाइज्ड रबर में आपने यहां से यहां तक उसको स्ट्रेच किया है, छोड़ दिया, स्ट्रेस एकदम से जीरो हो गया, बट स्ट्रेन लैग भी है और धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएंगे वो रॉड। स्ट्रेन लैग बिहाइंड द स्ट्रेस, दोनों के बीच में लैग है। This lag is called elastic hysteresis. याद रखना elastic hysteresis। इसका ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी कुछ स्लो में नहीं करते, ये भी कुछ स्लो में नहीं करते, फर्क इतना है खाली इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन इमीडिएटली जीरो हो जाएंगे, बट इसमें स्ट्रेस जीरो होने के बाद स्ट्रेन जीरो होने में टाइम लगेगा, देयर इज अ टाइम लैग, धीरे धीरे अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएंगे, ओरिजिनल शेप और साइज में, बट धीरे धीरे आएंगे, टाइम लैग है, ये जीरो हो गया, ये फटाक से जीरो नहीं हुआ है, दोनों के बीच में टाइम लैग है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस, ठीक है, HYSTERESIS। ये तो इलास्टिक है, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो अपन पहले ग्राफ बनाएंगे लोड लगाते समय और फिर लोड निकालते समय, दोनों सेम नहीं रहेंगे। इसके लिए वल्कनाइज्ड रबर के लिए स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये समझो है लोड इंक्रीज करते समय। तो देखो ग्राफ कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, रबर का ऐसे आएगा, तो रबर में क्या होगा, यही ग्राफ का पाथ वापस से रिपीट होगा, बट इसमें वल्कनाइज्ड रबर में वो पाथ रिपीट नहीं होगा, स्ट्रेस जल्दी चेंज होगा और स्ट्रेन स्लोली चेंज होगा, वो ग्राफ यहां से वापस
लीफ जैसा बनाना थोड़ा। तो ये लोडिंग के टाइम है और ये अनलोडिंग के टाइम है। तो अपन ने पहले वोल्केनाइज्ड रबर की समझो एक वायर ले लिया और उस पर एक लोड लगाया, फिर दूसरा लोड लगाया, फिर तीसरा लोड, तो ग्राफ ये बना, यहां तक पहुंच गए। फिर अब एक एक लोड वापस से रिमूव कर रहे हैं, यही ग्राफ वापस से रबर में ट्रेस होगा, बट वोल्केनाइज्ड रबर में रिवर्स इधर से आएंगे। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो पहले था रिलेशन, अब वो नहीं है। आप स्ट्रेस रिमूव कर रहे बट स्ट्रेन स्लोली चेंज होगा। देखिए, तो जो ग्राफ लोडिंग के टाइम था, अनलोडिंग के टाइम वो फॉलो नहीं। तो ये लोडिंग के टाइम और ये अनलोडिंग के। तो अनलोडिंग के टाइम स्ट्रेन की वैल्यू कम हो जाएगी, धीरे धीरे चेंज होगा टाइम के साथ, जबकि स्ट्रेस फास्ट चेंज हो जाएगा। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस जीरो हो गया पर स्ट्रेन जीरो होने में टाइम लगेगा, ठीक है। दिस टाइम लैग इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। और ये ग्राफ का जो एरिया है वो बताएगा एनर्जी डिसिपेटेड। आप रबर को जब स्ट्रेच करेंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हीट जनरेट होने वाला रबर को जैसे स्ट्रेच करेंगे आप लोग, तो ये एरिया जो निकाल लेंगे आप, इट इंडिकेट द एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड मींस एनर्जी लॉस्ट। अच्छा, सादे रबर के लिए यही ग्राफ लोडिंग का और यही ग्राफ अनलोडिंग का, स्ट्रेट लाइन में। बट वोल्केनाइज्ड रबर के लिए पाथ चेंज हो गया, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे अप्लाई करते समय किया था। अप्लाई करते समय स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा, बट जब स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे तो स्ट्रेन उतना फास्ट रिड्यूस नहीं होगा जितना इंक्रीज होते समय साथ में इंक्रीज हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बस इतना याद रखना चलेगा। ग्राफ टेक्स्ट में देखना, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो, पर लीफ के जैसे बनाना उसको। देख, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद वर्क डन कर लेंगे, तो उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा। तो इंटीग्रेशन एक बार जस्ट बेसिक फॉर्मूले देख लेंगे।